नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के लिए आज जो चैप्टर मैंने तैयार किया है वो है बैंकों द्वारा साख निर्माण के गुण और दोष क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस बाय बैंक। बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन की जाती है उससे हमने कल पढ़ा था, उसके गुण और दोष के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साख का अर्थ पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ क्रेडिट की हिंदी भाषा में साख शब्द अंग्रेजी के क्रेडिट शब्द से और लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से बना है। दो चीज़ें याद रखनी है, अंग्रेजी भाषा के क्रेडिट शब्द और लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से आया है ये। और लैटिन भाषा में क्रेडिट शब्द का अर्थ विश्वास होता है। इस शब्द का हिंदी रूपांतरण साख होता है, जिसका प्रयोग उधार देने या लेने में किया जाता है। संस्कृत भाषा में एक शब्द क्रेड है, जिसका अर्थ है मैं विश्वास कर रहा हूँ। इस प्रकार साख का अर्थ विश्वास से संबंधित है। और आप ये जानते हैं कि कोई भी ऋण के कार्य बिना विश्वास के नहीं हो सकता है। आधुनिक बैंक केवल मुद्रा में लेन देन ही नहीं करती है, वरन साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। यही कारण है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेयर्स ने लिखा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है, वरन मुद्रा का निर्माण करने वाली संस्था भी है। सेयर्स ने बहुत अच्छा लिखा है कि बैंक को हम खाली ये ना माने कि बैंक जो है मुद्रा जुटाएगी या पैसे कलेक्ट करेगी या जमाए लेगी, बल्कि मुद्रा का निर्माण करने वाली संस्था है। फॉर्मुलेशन ऑफ मनी के कार्य भी जो है मुद्रा के बैंक के द्वारा किए जाते हैं। अब आता है साख का अर्थ और परिभाषा क्या क्या है। अब पहले विद्वानों की बात हम करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने साख शब्द को कई प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम कैंट के अनुसार पढ़ेंगे। कैंट ने कहा है कि साख तुरंत हस्तांतरित वस्तु के बदले भविष्य में या मांग पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। इसका आशय है कि साख में क्या किया जाता है, भविष्य में और मांग पर भुगतान प्राप्त करने का इसमें अधिकार होता है। इसी तरीके से प्रोफेसर चीड़ के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ समय के पश्चात भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। इसी तरह से विंगफील्ड स्टार्टफोर्ड ने जो है कहा है कि साख का अभिप्राय केवल विश्वास से होता है। ये बात हम पहले भी करते आ रहे हैं और यहाँ विंगफील्ड ने भी क्या माना है कि साख विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब कुछ और परिभाषाएं हम पढ़ेंगे और इनमें प्रमुख रूप से है प्रोफेसर वालरस के अनुसार साख का अर्थ पूंजी उधार देना है। साख को सीधा किससे जोड़ा है, उधार से जोड़ा है कि पूंजी उधार देने का कार्य अगर किया जाता है तो वो साख कहलाता है। प्रोफेसर जैक्स ने क्या कहा है उसे हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर जैक्स ने कहा है कि साख शब्द का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है, कि हम वर्तमान भुगतान को क्या करते हैं, भविष्य के लिए टाल देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो साख एक प्रकार से विनिमय कार्य है, जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं या मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। बैंक जिसे मुद्रा का निर्माण करती है और उसे बैंक मुद्रा या साख मुद्रा कहा जाता है, और इस मुद्रा का संचालन बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। सामान्यतया साख मुद्रा में मुख्य आधार जन साधारण की वह जमा होती है जिसके आधार पर लिखे गए चेकों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता है। व्यापारिक लेन देन में जिन चेकों का प्रयोग होता है वे बैंकों में जमा मुद्रा के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए बैंक मुद्रा या साख मुद्रा को जमा मुद्रा डिपॉजिट मनी भी कहा जाता है। अब हम एक कोटेशन और पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर न्यूलन ने कहा है, साख निर्माण को परिभाषित करते हुए बताया है कि साख निर्माण से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर या प्रतिभूतियों में विनियोग करके गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। और प्रोफेसर हॉम ने भी गौण जमाओं को वेटेज देते हुए कहा है कि गौण जमा का निर्माण ही साख निर्माण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि बैंक द्वारा साख मुद्रा का निर्माण जब किया जाता है तो उसके लिए क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है। कि मुद्रा की पूर्ति की व्याख्या करने पर ये पता चलता है कि मुद्रा की पूर्ति में विधिग्रह मुद्रा यानी कि कानून द्वारा मान्य मुद्रा के अतिरिक्त साख मुद्रा या बैंक मुद्रा को भी शामिल किया जाता है। विधिग्रह मुद्रा का निर्माण तो सरकार द्वारा और केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन साख मुद्रा का निर्माण बैंकों द्वारा किया जाता है।
जैसे केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक है, आपको पता ही है। तो विधिगत मुद्रा का निर्माण यानी कि नए नोटों का निर्गमन आदि का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पर साख मुद्रा का निर्माण जो है अन्य बैंकों के द्वारा, इन कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो भी हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। इस संदर्भ में मेयर्स का मानना है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा की निर्माता भी है। साख मुद्रा तथा बैंक मुद्रा के संबंध में बैंकों के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है। चूँकि यह मांग पर देय होती है, इसलिए इसे मांग जमा या जमा मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की बैंक जमा बढ़ने पर ही मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रोसेस में हम आगे पढ़ेंगे कि बैंक जमा क्या होती है। दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक जमा होती है और दूसरी व्युत्पन्न जमा होती है। प्रारंभिक जमा से आशय उन जमा राशियों से है जो नकदी वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ता द्वारा बैंक में जमा कर दी जाती है। इस तरह की नकद जमा का निर्माण बैंक नहीं करते हैं, अतः इसे निष्क्रिय या प्रत्यक्ष जमा भी कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई बैंक किसी भी से ऋण या अग्रिम देता है या प्रतिभूतियों को खरीद कर अपने धन का विनियोग करता है, तो ऋण विनियोजन की रकम नकद साख खाते में लिख दी जाती है, जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जमा राशियाँ व्युत्पन्न जमा या साख कहलाती हैं। नकद जमा की वह आधार है जिसके द्वारा साख जमा का आकार निर्धारित होता है। बैंकों द्वारा जमा अथवा व्युत्पन्न जमा का निर्माण करने से मांग जमा का आकार बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इस तरह व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख मुद्रा का निर्माण है। यद्यपि कोई एक बैंक व्यक्तिगत रूप से अपनी कुल प्रारंभिक जमा का केवल कुछ ही प्रतिशत भाग ऋणों और विनियोगों में लगा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली कुल प्रारंभिक जमाओं की राशि से ऋणों और विनियोगों के आकार में कई गुना अधिक हो सकती है। यह आधिक्य ही साख निर्माण कहलाता है। अब एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करता है? डू बैंक रियली क्रिएट क्रेडिट? तो जी हाँ, करता है। और किस तरह से करता है इसके देखते हैं। बैंक साख मुद्रा का निर्माण करता है या नहीं, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है। हार्टले विदर्स, प्रोफेसर क्राउथर, प्रोफेसर सेयर्स, इनका मत है कि बैंक साख मुद्रा का निर्माण करते हैं, किंतु प्रोफेसर केलन, प्रोफेसर वॉल्टर लीफ आदि ये मानते हैं कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं। अब इनके विचारों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहले हार्टले विदर्स, क्राउथर और सेयर्स की बात को हम वेटेज देंगे और उसे हम पढ़ेंगे। साख मुद्रा का निर्माण अपने आप नहीं होता, बैंक की जमाएं साख के निर्माण में योगदान देती है, ऐसा इनका मानना है। अब बैंक की जमाएं कैसे साख निर्माण में सहायक होती है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। कि जमाकर्ता बैंक पर विश्वास करते हैं और अपना पैसा क्या करते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। जमाकर्ता अपनी रकम बैंक में जमा कराते हैं, फिर उसके प्रयोग के लिए चेक का उपयोग करते हैं, विड्रॉल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ATM का प्रयोग करते हैं। जनता और जमाकर्ता विनियोग के लिए ऋण लेते हैं। इस प्रकार बैंक जमाएं साख का निर्माण करती है। प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने कहा भी है कि ऋण जो हैं जमा को जन्म देते हैं, उनकी उत्पत्ति का श्रेय बैंक को ही है। और ऐसे ही प्रोफेसर क्राउथर का भी मानना है बैंक साख का निर्माण करते हैं। प्रोफेसर क्राउथर के विचार का समर्थन करते हुए प्रोफेसर सेलिगमैन का भी कथन है कि पहले बैंक नकद जमाओं के व्यवसाय करते थे, वर्तमान में बैंक मुख्य रूप से साख जमाओं का व्यवसाय करते हैं। प्रोफेसर सेयर्स का भी मानना है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वो एक महत्वपूर्ण मुद्रा की निर्मात्री भी है। अब आता है इम्पॉर्टेंट कि जो बाकी के जो विचारक हैं जो ये मानते हैं कि मुद्रा निर्माण नहीं करती है, बैंक साख मुद्रा का निर्माण नहीं करती है, बैंक डू नॉट रियली क्रिएट क्रेडिट, तो उसके जो विचारक हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले वॉल्टर लीफ और प्रोफेसर कैनन का नाम आता है। उन्होंने ये माना है कि बैंक साख मुद्रा का निर्माण नहीं करते हैं। डॉक्टर वॉल्टर लीफ के शब्दों में अगर कहें तो यह कहना गलत है कि बैंक जमा राशियों को जन्म देते हैं। और डॉक्टर लीफ ने अपने मत के समर्थन में इंग्लैंड के 5 बड़े बैंकों का उदाहरण देते हुए बताया कि 1926 के स्थिति विवरणों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इन बैंकों के ऋणों में वृद्धि तो हुई, किंतु जमा राशियाँ कम हो गई। और प्रोफेसर कैनन ने बैंकिंग प्रणाली की तुलना एक अमानती सामान ग्रह से की है। तो दोनों जो है ये मानते हैं कि बैंक साख निर्माण नहीं करती है।
अब आता है कि साख निर्माण के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम फ़ायदे पढ़ेंगे, लाभ और गुण के बारे में पढ़ेंगे। साख निर्माण के लाभ और गुण निम्न प्रकार से हैं। पहला लाभ है कि साख विनिमय के लिए मुद्रा के पूरक के रूप में काम करती है। दूसरा है पूंजी निर्माण और विनियोग को प्रोत्साहन इससे मिलता है। तीसरा है कि देशवासियों के उपभोग भी बढ़ता है, कि नेचुरली वो कंजप्शन बढ़ाते हैं, बचत बढ़ती है, विनियोग बढ़ती है, तो उसके उपभोग में वृद्धि होती है। आंतरिक भुगतान में सरलता होती है, आंतरिक भुगतान जो है सरल हो जाता है। साख निर्माण के और भी कई सारे लाभ हैं कि मूल्यों में स्थिरता आती है, आर्थिक साधनों का अधिकतम उपयोग होता है, आर्थिक संकटों के समय यह अधिक उपयोगी होती है, साख में पूंजी अधिक गतिशील हो जाती है, साख से रोजगार भी बढ़ जाता है और साख कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में भी सहयोग प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे इसके साख के क्या दोष हैं। डीमेरिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि साख निर्माण की मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। संक्षेप में साख निर्माण के प्रमुख दोष निम्न प्रकार है कि साख से मुद्रा प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक साधनों पर एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है, धन और आय का असमान वितरण होता है, अकुशल व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरीके से व्यापार चक्रों में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है। इसी तरीके से सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, लोगों में अपव्यय बहुत ज़्यादा होने लगता है और अति उत्पादन का भय हमेशा बना रहता है। तो कुछ इसके दोष भी हैं, पर इन दोषों को दूर किया जा सकता है क्योंकि साख के लाभ कई सारे हैं और हर कंट्री को अपने आर्थिक विकास के लिए साख का विकास और विस्तार करना होता है। धन्यवाद, थैंक यू।